हाँ जी, जय जिनेन्द्र। गाइस, आई एम अनुराग जैन फ्रॉम दिव्यन क्लासेस। हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेसन 19 चल रहा है, ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल डिसीजन। राइट। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हमें बेसिकली कॉस्टिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज दे रखी है, थोड़ी बहुत ही कहूंगा, क्योंकि एक्चुअल में कॉस्टिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और अगर पूरी कॉस्टिंग को एक ही चैप्टर में डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रखी है तो इसका मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज दे रखी है। राइट। बेसिकली इसके अंदर हमें थोड़ी सी स्टार्टिंग में कॉस्टिंग की थ्योरी दे रखी है और मेनली इस चैप्टर में मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर फोकस किया हुआ है। मार्जिनल कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड जो अदर टॉपिक्स है, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सब मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड ही है। राइट। तो जी हम काफी सारी थ्योरी तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। राइट। और हमें स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ कॉस्ट से। देखिए, अगर हम कॉस्ट को क्लासिफाई करना चाहे तो ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, या फिर डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। राइट। उसके अलावा और भी आपकी बुक के अंदर कुछ कॉस्ट के नाम दे रखे हैं, जैसे रेलिवेंट कॉस्ट, इररेलिवेंट कॉस्ट, संक कॉस्ट, शटडाउन कॉस्ट, फिर जी नोशनल कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो जो ये अलग अलग नाम दे रखे हैं ये बेसिकली नाम ही है। अगर डिवीजन देखें हम तो डिवीजन तो बेसिकली ये 4 ही बैठती है, या तो कोई भी कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट होगी, या वेरिएबल कॉस्ट होगी, कोई भी कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट होगी, या इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। राइट। अब जी फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मतलब है? आपको ये एग्जांपल याद है जो हमने लास्ट क्लास में किया था? यहाँ पर देखिए, जितनी भी कॉस्ट है, जो पता है हमें कि हर मंथ हमें बियर करनी ही करनी है, जैसे कि रेंट 50,000 रुपये हर महीने जाएगा ही जाएगा जेब से। मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने जेब से जाएगी ही जाएगी। राइट। और ये फिक्स्ड है, जैसे रेंट फिक्स्ड है हमारा, ये तो हर महीने 50,000 रुपये जेब से जाएगा ही जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया था कि टीचर्स को 30,000 रुपीज पर सब्जेक्ट हर महीने जेब से देना ही देना है, चाहे स्टूडेंट कम हो या ज्यादा हो, इतना तो मिनिमम देना ही देना है। ठीक है। हमने कहा जी 30,000 रुपये पर मंथ की मार्केटिंग हम करेंगे ही करेंगे। तो ये सारी कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन फिर हमने कहा जी देखिए अदर एक्सपेंसेस है, जिसके अंदर हमने कहा 500 रुपीज पर स्टूडेंट। पर स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ कि जितने स्टूडेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग ही कॉस्ट लगेगी। कम स्टूडेंट होंगे तो कम कॉस्ट, ज्यादा स्टूडेंट होंगे तो ज्यादा कॉस्ट। तो ये कॉस्ट क्या हो गई हमारे पास? वेरिएबल कॉस्ट। राइट। तो जी कॉस्ट या तो फिक्स्ड हो सकती है या वेरिएबल हो सकती है। अ वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट होगी, जितने कम स्टूडेंट होंगे उतनी कम कॉस्ट होगी। तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी। जबकि फिक्स्ड कॉस्ट कहता है जी ये तो फिक्स्ड है, चाहे स्टूडेंट एक भी ना आए, 50,000 रुपये पर मंथ का रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। और 30 स्टूडेंट्स की बजाय चाहे 35 आ जाए तब भी 50,000 रुपये पर मंथ का ही रेंट पे करना है। राइट। तो अगर हम लोग चार्ट पे देखना चाहें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम चार्ट बनाए तो हर बिजनेस में कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट जरूर होती है। ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। मैं इतना खर्चा तो इंस्टीट्यूट को, ये वाला खर्चा ये तो इंस्टीट्यूट को या किसी भी बिजनेस को करना ही पड़ेगा। हर बिजनेस की कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट जरूर होती है। और जी उसके बाद कहता है जैसे ही हम लोग प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी होनी शुरू हो जाएगी। ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, नंबर ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती जाएगी। राइट। फिक्स्ड कॉस्ट चाहे कितने भी स्टूडेंट हो, इतने हैं तब भी फिक्स्ड कॉस्ट इतनी ही है, इतने स्टूडेंट है तब भी फिक्स्ड कॉस्ट इतनी ही है। राइट। फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट, फिक्स्ड। जबकि वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे
प्रोडक्शन इंक्रीज होती जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होती जाएगी, एक्टिविटीज इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी। तो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, आ जाइए। फिर जी डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो मेनली क्या कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेनली क्या कॉस्ट लगती है? कहता जी सबसे पहली तो मटेरियल, बिना मटेरियल के कोई भी प्रोडक्ट बनाया ही नहीं जा सकता। ठीक है, दूसरी चीज कहता है लेबर। ये दो तो हमारी मेन है। और इन दोनों को हम डायरेक्टली प्रोडक्ट में ट्रेस कर सकते हैं। मतलब कोई भी प्रोडक्ट देख के हम ये बता सकते हैं भैया ये प्लास्टिक का बना हुआ है, और डेफिनेट सी बात है ये भी बताया जा सकता है कि भैया लेबर ने बना रखा है, मशीन ने बना रखा है, राइट। तो इसको तो हम डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं। तो ऐसी कॉस्ट जिसको हम डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं, विच इज डायरेक्ट। ठीक है, जैसे कि मटेरियल है, लेबर है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होती है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, हमने एग्जांपल लिया था, मार्केटिंग एक्सपेंसेस। ये क्या है? कहता है जी ये डायरेक्टली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज नहीं होती, लेकिन कॉस्ट तो ये भी लगती है। खाली प्रोड्यूस करके मैन्युफैक्चर करके हम बेच थोड़ी ना सकते हैं, तो कॉस्ट तो ये भी है, लेकिन इसे इनडायरेक्ट कहेंगे। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, अगर किसी चीज के बिना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है, सर्विसेज दी जा सकती है, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट। और अगर कोई भी चीज ऐसी है जिसके बिना चीज बन ही नहीं सकती, प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, मैन्युफैक्चर ही नहीं हो सकता, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट। जैसे अगर मैं फूड की बात करूं, तो जी फूड के केस में मान के चलिए एक किचन है, तो वहां पर आपको मटेरियल भी चाहिए, और रॉ मटेरियल चाहिए खाना बनाने के लिए, प्लस कहता है शेफ मतलब लेबर भी चाहिए, इसके बिना खाना बन ही नहीं सकता। प्लस कहता है बिना गैस के भी खाना नहीं बन सकता, तो फायर। तो इस केस में फायर भी क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन अब किचन के अंदर भैया और भी लेबर है। कौन सी और लेबर? जो कि सर्व कर रही है, जो कि साइड वर्क कर रही है, जैसे यूटेंसिल साफ करना, राइट। तो वो क्या है? वो जो लेबर है कहता है इनडायरेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी है। क्या खाना बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है? अगर हम सिर्फ गैस पर खाना बना रहे हैं तो क्या इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है? कहते हैं जी देखो बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन खाना तो फिर भी बन सकता है। वो अलग बात है कि बाद में जब इलेक्ट्रिसिटी लाइट ऑन करेंगे तो पता चलेगा कि कैसा बना है, कैसा नहीं बना, स्वाद आया नहीं आया, या उसके अंदर कम ज्यादा चीजें डली है, पर खाना तो बन सकता है। तो इस केस में इवन इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो जी डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? दैट कैन बी ट्रेस्ड, आइडेंटिफाइड टू द स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ ऑपरेशंस। और इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गया हमारे पास, मार्केटिंग एक्सपेंस हो गया हमारे पास। ठीक है, अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसके लिए मशीन चलाना जरूरी है, तो उस केस में उस मशीन से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी है, इवन वो भी क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट, राइट। तो बहुत सारी चीजें होती है। आपको दिमाग में क्या रखना है, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है आपके लिए, पूरी कॉस्टिंग तो है नहीं, तो आपको माइंड में क्या रखना है कि भैया देखिए ये तो हमारे पास ऐसी कॉस्ट विच कैन बी ट्रेस्ड, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है टू स्पेसिफिक सेगमेंट, मैं कह रहा हूँ टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जो आप प्रोडक्ट को देख के ट्रेस कर सकते हो, भैया इस प्रोडक्ट को बनाने में ये तो लगा ही होगा। ठीक है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ ऑपरेशंस। अच्छा, एक सिंपल सी चीज आप दिमाग में रखिए। जैसे हम कहते हैं कि भैया हमने कोल्ड ड्रिंक परचेज करी,
₹30 की कोल्ड ड्रिंक है, हम कहते हैं यार ₹30 का क्या लगा पड़ा है, पानी ही तो है, कार्बोनेटेड वाटर ही तो है, क्या कॉस्टिंग होगी, ₹2 ₹3। चलो भैया आप बोटल्स के भी चार्जेस मान लो, लेट्स से ₹4 पर बोतल मान लो, तो भैया मैक्सिमम ₹7। तो ये ₹30 किस नाम के, कहता है बाकी के जो ₹23 है, बाकी का जो डिफरेंस है उसके अंदर प्रॉफिट भी है प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, मार्केटिंग चार्ज, डिलीवरी चार्ज, राइट। तो ये जो हाथ में सामान लेके पता चल सकता है कि यार ये सामान में ये चीज लगी हुई है, ये कॉस्ट तो लगी हुई है सामान में, तो भैया वो तो डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन जो हाथ में सामान लेके पता नहीं चल रहा कि भाई बाकी कॉस्ट किस नाम की, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है जी, आ जाइए जी, रेलिवेंट कॉस्ट का क्या मतलब हुआ। कहता है ऐसी कॉस्ट जो रेलिवेंट है डिसीजन लेने के लिए। मान के चलिए 4 अल्टरनेटिव्स दिए गए, अब उन चारों में से कौन सा हमें ऑप्ट करना है, और कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या मैटर करती है कॉस्टिंग, अगर मैटर कर रही है तो कौन सी कॉस्ट मैटर कर रही है। हाँ भैया लेबर मैटर कर रही है, इस प्रोडक्ट के अंदर लेबर ज्यादा लगेगी, इस प्रोडक्ट के अंदर लेबर कम लगेगी। तो ऐसी कॉस्ट जो कि चॉइस को इन्फ्लुएंस करती है, जो हमारे पास अल्टरनेटिव्स होते हैं, रेलिवेंट है डिसीजन लेने के लिए, दैट इज रेलिवेंट कॉस्ट। और इररेलिवेंट कॉस्ट का मतलब कहता है जी देखिए आप चाहे ये प्रोडक्ट बनाइए या ये प्रोडक्ट बनाइए, रेंट तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा, वो 50,000 रुपए का रेंट तो आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे आप CS के स्टूडेंट पढ़ाइए या CA के स्टूडेंट पढ़ाइए या CW स्टूडेंट पढ़ाइए या BCom के स्टूडेंट पढ़ाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है, इररेलिवेंट, राइट। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है, यस। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, यस। ये रेलिवेंट है या इररेलिवेंट, इररेलिवेंट कॉस्ट। ये ऐसी इनडायरेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट है विच इज इररेलिवेंट। ठीक है जी। फिर जी संक कॉस्ट, कहता है जो पैसे लग चुके ऑलरेडी, जो खर्चा हम इनकर कर चुके, दैट इज संक कॉस्ट। संक भैया ये पैसे तो डूब गया, मशीनें परचेज कर ली हमने, अब यह काम चले ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पैसा तो ऑलरेडी हमारा इन्वेस्ट हो चुका है, तो मशीन इज इररेलिवेंट। ये सोचने के लिए कि क्या हमें डिसीजन लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, प्रोडक्शन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो तो खर्चा हो चुका, मशीन तो आ चुकी, राइट। तो बेसिकली जो संक कॉस्ट होती है जनरली क्या होती है, इररेलिवेंट, क्योंकि वो जनरली हो चुकी होती है और खर्चा करने के हिसाब से, डिसीजन लेने के हिसाब से, अल्टरनेटिव्स को ऑप्ट करने के हिसाब से वो जनरली इररेलिवेंट होती है। ठीक है जी। शट डाउन कॉस्ट, कहता है जी ऐसी कॉस्ट जो चाहे बिजनेस टेम्परेली बंद कर दो फॉर द टाइमिंग, भैया बच्चे नहीं आ रहे यार 2 महीने के लिए इंस्टीट्यूट को बंद कर देते हैं 2 महीने के लिए, बट उन 2 महीनों में ये रेंट तो पे करना पड़ेगा, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी तो पे करनी पड़ेगी, राइट। रिसेप्शनिस्ट की फीस तो देनी पड़ेगी, खाली टीचर्स की नहीं देनी पड़ेगी ना, खाली मार्केटिंग की नहीं करना पड़ेगा ना, तो ये चीजें तो करनी पड़ेगी ना, ये तो खर्चा फिर भी होगा ना अगर हम ऑपरेशंस बंद करके भी बैठ जाए। तो ये ऐसी कॉस्ट है जो कि शट डाउन कॉस्ट में भी कंसीडर की जाएगी। कहता है अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट इवन व्हेन अ प्लांट इज टेम्पररी शट डाउन, जैसे इंश्योरेंस है, रेंट है, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग है, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ है, राइट। फिर जी नोशनल कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट, हाइपोथेटिकल कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे, ये कौन सी कॉस्ट होती है। कहता है जी देखिए ये ऐसी कॉस्ट है जो एक्चुअल में रियल सेंस में कॉस्ट है ही नहीं, अगर हम लॉजिकली देखें तो हमारी जेब से पैसा लगता नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, पैसों का आदान प्रदान नहीं हो रहा, पर फिर भी हम कॉस्ट मान के चल रहे हैं। कैसे, अब भैया ये जो इंस्टीट्यूट हम मान के चलते हैं, हम स्टार्ट करने की सोच रहे थे, यहाँ पर जो जगह है वो मेरी अपनी है, अगर मेरी अपनी जगह है तो मुझे रेंट पे नहीं करना, राइट। बट फिर भी मैं कहूंगा भैया मेरी जगह यूज हो रही है, अगर मैं अपना बिजनेस ना करके किसी और को रेंट पे देता तो कम से कम मुझे 50,000 का रेंट तो मिल ही जाता, मैं ये 50,000 का रेंट सेक्रीफाइस कर रहा हूँ अपना इंस्टीट्यूट रन करने के लिए,
तो कम से कम ये 50,000 की कॉस्ट तो मैं कंसीडर करके चलूंगा ना दिमाग में। तो ये नोशनल कॉस्ट है, जबकि हो नहीं रही, मेरी जेब से रेंट किसी को जा नहीं रहा, मेरी अपनी ही जगह है, बट फिर भी मैं इतना कंसीडर करके चल रहा हूँ रेंट। इस टाइप की कॉस्ट को क्या बोला जाता है? नोशनल कॉस्ट, राइट। ठीक है जी। फिर हमारे पास क्या आ गया? आउट ऑफ पॉकेट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मतलब एक ऐसी कॉस्ट जो कि प्लान से बाहर थी, सोचा नहीं था यार ये कॉस्ट भी होगी, राइट। जैसे मान के चलते हैं, हमने सोचा था 30,000 रुपीज की मार्केटिंग करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे। अब जी जब पैम्पलेट्स वगैरह बंटवाने शुरू करे तो पता चला यार लेबर का बाहर खड़े होके जो पैम्पलेट बांट रही है, जो बॉय बाहर खड़ा होकर पैम्पलेट बांट रहा है, उसका पानी का खर्चा, चाय का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, ये तो सोचा ही नहीं था। तो ये जो एक्स्ट्रा वाला खर्चा है ये आउट ऑफ पॉकेट, राइट। तो these are those costs that require cash outlay due to a particular managerial decision. It represents both present या फिर future outflow of cash due to a decision. ठीक है जी। तो जो एक्चुअल में आउट ऑफ प्लान हो कॉस्ट, सोची नहीं थी फिर भी करनी पड़ रही है, आउट ऑफ पॉकेट। ठीक है जी, आ जाइए एडवांटेज ऑफ कॉस्टिंग। अब देखिए जी, इतना सारा हम कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो आई थिंक आप इजीली कुछ एडवांटेजेस तो अपने आप ही लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज कहता है मेजरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी। यहाँ पर हमें यही तो पता चल रहा है कि किस चीज पर कितनी कॉस्ट लगने वाली है, कहाँ कितना खर्चा होने वाला है, कितना खर्चा बचाया जा सकता है, कहाँ खर्चा मिनिमाइज किया जा सकता है। इसी से तो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी बाय सुटेबल comparisons and analysis of the difference that may be observed। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है कि भैया 2001 में जो रॉ मटेरियल लगा था जूते बनाने में वो तो 100 रुपए का लगा था, और 2002 में जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो 120 रुपए का लग रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो 20 रुपए का डिफरेंस आ रहा है ये सिर्फ इनएफिशिएंसी की वजह से आ रहा है। हो सकता है भैया रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि इनएफिशिएंसी हो, वेस्टेज ज्यादा कर रही हो लेबर, राइट। तो जब हमारे पास फिगर्स अवेलेबल होगी तभी तो हम चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। फिगर्स अवेलेबल ही नहीं होगी तो चीजों को कंट्रोल कैसे करेंगे? ठीक है जी। सेकंड, हेल्प्स इन असर्टनिंग प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज। जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था, जब हम लेके चले थे भैया 30 स्टूडेंट्स टीच करेंगे, तो हमने देखा भैया प्रॉफिटेबल ही नहीं है वेंचर, तो हमने चीजों को एडजस्ट किया। हमने देखा कि भैया अगर हम क्वांटिटी इंक्रीज कर दे, 30 की जगह 50 स्टूडेंट्स को टीच किया जाए, खर्चों को मिनिमाइज किया जाए, तो कहीं ना कहीं पड़ता खा सकता है, राइट। तो भैया कौन सा इवेंट प्रॉफिटेबल है, कौन सा बिजनेस वेंचर प्रॉफिटेबल है, कौन सी एक्टिविटी प्रॉफिटेबल है, कौन सी अनप्रॉफिटेबल है, कैसे पता चलेगा? जब we can ascertain the cost of each product or each job। ठीक है। अगर मान के चलते हैं, मैंने कहा जी 30,000 रुपये महीना मार्केटिंग पे खर्च करेंगे, लेट्स से, या इस एग्जांपल में 50,000 रुपये महीना मार्केटिंग में खर्च करेंगे। मुझे लग रहा है यार जितना मैं खर्च कर रहा हूँ उतना मार्केटिंग से बेनिफिट तो है नहीं रहा। अगर हम 30,000 भी खर्च करेंगे तो भी उतना ही बेनिफिट होगा जितना 50,000 खर्च करके बेनिफिट हो रहा है, राइट। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जो हम खर्च कर रहे हैं उसका हमें उतना बेनिफिट मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। कब कर सकते हैं कंपैरिजन? जब हमारे पास हर चीज की एग्जैक्ट कॉस्ट होगी। हाँ जी, फिक्सेशन ऑफ प्राइस, ये तो बट ऑब्वियस सी बात है, जब तक कॉस्ट नहीं पता होगी प्राइस कैसे फिक्स करेंगे? भाई कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू मिनिमम सेलिंग प्राइस। जब तक कॉस्ट नहीं होगी तब तक प्राइस कैसे फिक्स करेंगे हम, राइट। और अगर बिना प्राइस फिक्स करे काम करेंगे, बिना कॉस्ट देखे काम करेंगे, चल भैया मार्केट में 500 रुपए का बिक रहा है, हम भी 500 रुपए का बेच देते हैं। अरे कॉस्ट तो देख लो भैया, वो 500 रुपए का कैसे बेच रहे हैं, उनकी कॉस्टिंग कैसे आ रही है 500 रुपए का बेचने लायक। क्या पता आपकी कॉस्टिंग ही ना आए, आपकी कॉस्टिंग ही जेब 510 रुपए की आ रही है, आप 500 रुपए का बेच रहे हो, तो प्रॉफिट अर्न थोड़ा ना कर रहे हो, आप लॉस कर रहे हो, राइट।
हाँ जी, ओनली पोस्ट अकाउंटिंग विल रिवील व्हाट प्राइस विल बी प्रॉफिटेबल। फिर जी गाइड इन रिड्यूसिंग प्राइस, आई थिंक ये तो मैं डिटेल में एग्जांपल में समझा चुका हूँ प्रीवियस क्लास में। इंफॉर्मेशन फॉर प्रॉपर प्लानिंग करके चलने के लिए, अगेन दोबारा इसी एग्जांपल को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, जब हमारे पास कॉस्टिंग थी, सारी डिटेल्स थी, तभी हम लोग प्रॉपर प्लानिंग कर पाए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट। आ जाइए जी, क्या मशीन हमें परचेज करनी चाहिए, क्या लेबर रिलेटेड डिसीजंस लेने चाहिए, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कॉस्ट, राइट। कॉस्ट ओवर मटेरियल और कंट्रोल ओवर मटेरियल, भाई हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल होगी हर चीज की, हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा हर चीज का, तो भैया हम मटेरियल को भी कंट्रोल कर पाएंगे। और बहुत जरूरी है मटेरियल को कंट्रोल करना। देखने में लगता है, मान के चलिए हमें लगता है कि चल यार रॉ मटेरियल मंगा लेते हैं, कितना बड़ी अगर फर्म्स की बात करें तो बहुत हैवी अमाउंट का रॉ मटेरियल, या मैं स्टॉक कह सकता हूँ, जिसे मंगा के रखा जाता है, लेट्स से 100 करोड़ का स्टॉक। भैया इसे सिर्फ 100 करोड़ का स्टॉक मत समझिए, ये 100 करोड़ रुपए आपके ब्लॉक हो गए। अगर मान के चलिए आपने ये पैसा लोन ले रखा है काम करने के लिए 10% पर, तो जब तक ये स्टॉक आपका है तब तक ये आपका 10 करोड़ रुपए पर एनम का खर्चा भी तो है, राइट। तो भैया कॉस्टिंग से हमें पता चलता है, सारी डिटेल से हमें पता चलता है कि कितना अप्रोप्रिएट स्टॉक हमें रखना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, राइट। और ये भी पता चलता है कि कहीं हमारा स्टॉक चोरी तो नहीं हो रहा, हमारी लेबर हमारे स्टॉक को केयरलेसली हैंडल तो नहीं कर रही, हमारा स्टॉक खराब तो नहीं हो रहा। पिलफरेज का मतलब सड़ना गलना खराब होना, राइट। जब हमारे पास डेटा होगा तभी तो चीजें पता चलेगी, अगर डेटा ही नहीं होगा, कॉस्ट ही नहीं निकालेंगे तो कैसे पता चलेगी, सिंपल सी बात है ना। हाँ जी, डिसीजन रिगार्डिंग मशीन एंड लेबर की क्या बेनिफिशियल रहेगा, इस चीज को ऑटोमेट करना चाहिए या लेबर से ही काम चलाना चाहिए, तो बेनिफिशियल क्या रहेगा, कॉस्टिंग से ही पता चलेगा। फिर जी एक्सपेंशन इन प्रोडक्शन, अच्छा कभी कभी हमें लगता है काम को बढ़ाने से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, बट अगर आपने इकोनॉमिक्स, अगर आपको याद हो, जो स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स होता है, जनरली हर बार काम को बढ़ाने से प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होता, कभी कभी काम को बढ़ाने से प्रॉफिट डिक्रीज भी होता है। क्यों? क्योंकि काम को बढ़ाने से, प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करने से, एक्सपैंड करने से खर्चे तो बढ़ जाते हैं लेकिन प्रॉफिट उतना बढ़ नहीं पाता। तो भैया सारी डेटा हम रखेंगे सामने और देखेंगे कि क्या एक्सपैंड करने से एक्चुअल में प्रॉफिट इंक्रीज हो भी रहा है या डिक्रीज हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो डेटा बड़ा जरूरी है और उसके लिए कॉस्ट निकालना बड़ा जरूरी है, राइट। तो कॉस्टिंग जब तक करोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। फिर जी रीजन फॉर लॉसेस डिटेक्टेड, वो कॉस्टिंग से पता चलेगा। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिया भैया, पहले तो 100 रुपए का पड़ रहा था, अब 120 रुपए का पड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मटेरियल को इनअप्रोप्रिएट वे में हैंडल किया जा रहा है, वेस्टेज ज्यादा की जा रही है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है क्या, लेबर की कॉस्ट बढ़ गई क्या, या लेबर टाइम वेस्ट कर रही है क्या, जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए 1 घंटे में उतनी यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही क्या लेबर, राइट। कैसे पता चलेगा, कहते हैं कॉस्ट, जब तक हमारे पास ये कॉस्ट नहीं होगी 100 और 120, तब तक ये डिफरेंस कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे और इसको कैसे कंपेयर करेंगे। फिर जी हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजन। अब देखिए यहाँ पर आपकी बुक में ना एक एग्जांपल दे रखा है, कहता है जी एक वेल नोन कंपनी ने गवर्नमेंट को मॉस्किटो नेट प्रोवाइड करने के लिए कोटेशन दी, और बाद में पता चला कि कोटेशन में जो प्राइस उन्होंने दिया था, मटेरियल का प्राइस तो जोड़ना ही भूल गए थे। तो जो सिली मिस्टेक्स है, जिसे हम कहते हैं रेकलेसनेस, बेध्यानी में किए गए फैसले, वो मिनिमाइज हो जाते हैं। क्योंकि जब भी हम कॉस्ट निकालने बैठते हैं तो हम डीपली चीजों को सोचते हैं, एक एक खर्चे को लिखते हैं, उसका इम्पैक्ट लिखते हैं, कोज एंड इफेक्ट देखते हैं। तो जो ये बेवकूफी वाले डिसीजंस होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, सिली मिस्टेक्स। ठीक है जी। चेक ऑन एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, भाई
हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट निकाला जा रहा है, क्या दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो कहाँ डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो थ्रू रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट शोन बाय कॉस्ट अकाउंटेंट्स एंड बाय फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स। ठीक है जी, आसान है, इजीली लिख सकते हैं। 4-5 मार्क्स अगर पूछा जाता है तो थ्योरी आनी है, याद रखिएगा 20 मार्क्स की 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस। हाँ जी, लिमिटेशन ऑफ कॉस्टिंग। अब जी लिमिटेशन बड़ी सिंपल सी है। सबसे पहली एक्सपेंसिव, भैया ये डेटा इकट्ठा करना, और खासकर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डेटा इकट्ठा करना, हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना, हर चीज को एनालाइज करना, टाइम लगता है, लेबर लगती है, राइट, रिसोर्सेज लगते हैं, तो एक्सपेंसिव तो है, बट ऑब्वियस सी बात है। ठीक है जी, फिर मोर डिफिकल्ट। अच्छा देखो, अब यहाँ पर ना हमें देखना होता है कि यार हम एक्चुअल में क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्टिंग की जरूरत है भी या नहीं है। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, वजीरपुर है दिल्ली में, स्टील इंडस्ट्री। अब वहां पर बर्तन बनते हैं, यूटेंसिल्स, ठीक है, छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगी हुई है, जो जिनका महीने का 1 करोड़ का 2 करोड़ का टर्नओवर है, राइट। अब वहां पर थोड़ी बहुत लेबर रात को चोरी करती है, क्योंकि दिन रात फैक्ट्री चलती है, लेबर थोड़ी बहुत चोरी रात को करती है। अब जी क्या एक्चुअल में सिक्योरिटी गार्ड रखें, ठीक है, एक वॉचमैन रखें, फिर जी सारे अकाउंट्स अलग से हर रेगुलर इंटरवल पर प्रिपेयर करें, कितना माल आया है चेक करवाए, कितना माल जा रहा है चेक करवाए, उसमें जो लेबर लगेगी, मान के चलते हैं 30,000 रुपीज पर मंथ की लेबर लग जाएगी। चोरी कितनी होती है, 8-10 हजार रुपये महीने की। तो अब बताइए, क्या हमें एक्चुअल में इस 8-10 हजार रुपये महीने को बचाने के लिए 30,000 रुपये का कॉस्ट सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए, कॉस्ट चेकिंग सिस्टम? द आंसर इज नो, राइट। तो देखना पड़ता है कि जो बचेगा कॉस्टिंग इंप्लीमेंट करने से, क्या उतना लॉस भी हो रहा है, जो खर्चा कॉस्टिंग इंप्लीमेंट करने पे आएगा क्या उतना लॉस भी हो रहा है, राइट। तो देखना पड़ता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, कहता है जी देखिए इतना आसान नहीं होता, खासकर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सारे कॉस्ट सेंटर्स को आइडेंटिफाई करना, फिर जो उनसे रिलेटेड कॉस्ट को डिटरमाइन करना, फिर उनको क्लासिफाई करना, फिर ये देखना कि कौन से प्रोडक्ट से कौन सी कॉस्ट एसोसिएटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है कितनी, कौन से प्रोडक्ट से को अपोर्शन की जाए, मार्केटिंग कॉस्ट है कितनी, कौन से प्रोडक्ट कौन सी सेगमेंट से जोड़ी जाए। तो एक्सपेंस को क्लासिफाई करना, इंफॉर्मेशन को गैदर करना, फिर जी एलोकेट करना, एक्सपेंस अपोर्शन करना, कहता है काफी डिफिकल्ट काम होता है। और दूसरी बात, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, साथ में पढ़ा लिखा इंसान भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, खर्चा होता है। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, कहता है छोटी जगह पर तो की नहीं जा सकती, छोटे फर्म्स वगैरह कहाँ अफोर्ड कर पाते हैं कॉस्टिंग सिस्टम, बड़ी कंपनीज तो फिर भी अफोर्ड कर लेती है, छोटी कंपनीज कहाँ अफोर्ड कर पाते हैं, छोटे बिजनेस हाउस, राइट। और दूसरी बात देखिए, कॉस्टिंग ऑल्दो आज की डेट में मैं कहूँगा स्टैंडर्ड्स हैं, हमें पता है कि क्या कैलकुलेशंस कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, बट फिर भी इट इज आर्ट। आप ये मान के चलिए कि सेम कंपिटेंस के 2 कॉस्ट अकाउंटेंट सेम डेटा के बेस पर डिफरेंट रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, उनकी अलग अलग टेक्निक्स हो सकती है, और अगर स्पेसिफिक बिजनेस के हिसाब से एक्यूरेट करेक्ट टेक्निक यूज ना की जाए तो भैया मिसलीडिंग रिजल्ट्स आ सकते हैं। इनअप्रोप्रिएट, जैसे मैंने कहा ना कि भैया लार्ज स्केल बिजनेस के लिए तो ठीक है, लेकिन छोटे बिजनेस हाउसेज, अभी एग्जांपल दिया मैंने भैया, 30,000 रुपये कौन खर्च करेगा कोस्ट सिस्टम इंस्टॉल करने में 8-10 हजार रुपये बचाने के लिए? आंख बंद कर लो, 8-10 हजार की चोरी होने दो, राइट। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जैसे मैंने कहा कि भैया अलग अलग अकाउंटेंट्स अलग अलग आउटपुट देंगे आपको सेम डेटा से, पोस्ट अकाउंटेंट, तो टेक्निक्स डिफरेंट हो सकती है, कोई किसी वे में कर रहा है कोई किसी वे में कर रहा है कैलकुलेशंस या अप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस का, ठीक है जी। लैक ऑफ एक्यूरेसी,
भाई एक्यूरेसी तो यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं, जो हम निकाल रहे हैं सब एक तरह से हमने सपोज किया है कि इतना ही खर्चा इस पे होएगा, इतना ही खर्चा इस पे होएगा, इतना ही खर्चा इस पे होएगा। तो एस्टिमेशन है एक तरह से, एक्यूरेट नहीं कह सकते हम, राइट। ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ सम अजम्पशंस। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्टिंग। देखिए, कॉस्टिंग में कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दिमाग में रखकर चलने पड़ते हैं, जैसे कि कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोज एंड इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? अब देखिए, हमने कहा था कि जी कुछ खर्चे डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। अब जी डायरेक्ट खर्चे तो हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। मान के चलिए, अगर कोई कंपनी 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, तो हमें पता है कि इस प्रोडक्ट में क्या डायरेक्ट खर्चा लगा है, कितना मटेरियल लगा है, कितनी लेबर लगी है, कितना टाइम लगा है, राइट। चार अलग अलग प्रोडक्ट्स में अगर कंपनी डील कर रही है तो। लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि हमने कहा एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर मार्केटिंग एक्सपेंस है, कहता है वो तो कोलेक्टिवली लग रहे हैं ना। अगर मान के चलिए एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर 1 लाख रुपए का खर्चा आया है, तो जी इसमें से कितना कौन से प्रोडक्ट को एलोकेट करना है, अपोर्शन करना है, तो बकायदा हमें देखना पड़ेगा। कोज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है? कहता है रीजन ऑफ एक्सपेंस एंड इफेक्ट ऑफ एक्सपेंस। ईच कॉस्ट शुड बी एज क्लोजली टाइड टू इट्स रूट कोज। जिसके ऊपर जितना खर्चा हुआ है, एग्जैक्टली उसके ऊपर ही उतना खर्चा शो होना चाहिए, तभी एक्यूरेट कॉस्टिंग आ सकती है। अगर आप इस प्रोडक्ट का खर्चा इस प्रोडक्ट में शो कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेकंड का खर्चा प्रोडक्ट 1 में शो कर रहे हैं, तो फिर कॉस्टिंग आपकी एक्यूरेट कैसे आएगी? इसकी कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी और इसकी कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, राइट। Only units that travel through the departments at which a cost has been incurred should share that cost. अगर हम लोग 4 में से सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो भैया मार्केटिंग कॉस्ट सिर्फ इन 2 प्रोडक्ट को ही एलोकेट होनी चाहिए, चारों को नहीं। हाँ जी, previous cost that could not be collected in the past should not be included in the future cost. मान के चलिए कोई कॉस्ट ऐसी थी जो हमने पहले इंकर कर ली थी, लेकिन उस वक्त हमने उस कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया था, तो कहता है प्रेजेंट में उस कॉस्ट को कंसीडर थोड़ी ना करेंगे। अगर आप पुरानी कॉस्ट भी प्रेजेंट में कंसीडर करेंगे तो प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो एक्यूरेट कॉस्टिंग कैसे हो पाएगी? चार्ज ऑफ कॉस्ट ओनली अपॉन इनकरेंस, राइट। इसका मतलब जब कॉस्ट एक्चुअल में इनकर हो तभी कॉस्ट चार्ज की जानी चाहिए। एस्टिमेट के बेसिस पर या फ्यूचर में हो सकती है, इस बेसिस पर हमें कॉस्ट पहले से ही कंसीडर नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज कॉस्ट अनड्यूली इंक्रीज हो जाएगी और हमारे पास एक्यूरेट कॉस्टिंग नहीं आएगी, ठीक है जी। एबनॉर्मल कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंट्स। जैसे चोरी हो गई, आग लग गई, ये तो अबनॉर्मल एक्टिविटीज है ना, इनको हम कॉस्ट में थोड़ी ना कंसीडर करेंगे। कभी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए, सर्विसेज की कॉस्ट निकालने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कॉस्ट हुई नहीं, ये खर्चा नहीं हुआ, ये नुकसान नहीं हुआ, हुआ है, लेकिन अगर आप इसे प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करेंगे, भाई एक बार जो खर्चा हो गया, ऐसा नुकसान हो गया, चोरी हो गई, उसके बेसिस पर हम प्रोडक्ट की कॉस्ट थोड़ी ना इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। दिस विल मिसलीड द मैनेजमेंट। तो एबनॉर्मल कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता, उसको अलग से ही कंसीडर किया जाता है। और जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, यहाँ पर भी सेम चीज है, यू मस्ट ओबे डबल एंट्री प्रिंसिपल। दोनों तरफ जब एंट्रीज होती है तभी चेकिंग करना पॉसिबल है, राइट। इससे एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है हमारे अकाउंट्स की, चाहे वो कॉस्ट अकाउंट है चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंट। आ जाइए जी, रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। भाई सिंपल सी बात है, सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है।
चाहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग है, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और ये सब एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, राइट। जैसे मैंने कहा कॉस्ट अकाउंटिंग से जो हमारे पास आउटपुट आता है स्पेसिफिकली प्राइस का, उससे मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प होती है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी हेल्प होती है एक्यूरेसी चेक करने के लिए। दोनों के रिजल्ट सेम होने चाहिए प्रॉफिट्स को लेके। तो है तो सब ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा, लेकिन एक दूसरे के साथ भी जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, चलिए हमारी थ्योरी तो खत्म हो गई है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के अंदर बस यही बता रखा है भाई, मेनली 3 कैटेगरीज में एलिमेंट्स को डिवाइड किया सकता है, तो मटेरियल कॉस्ट होगी या लेबर कॉस्ट होगी, या फिर बाकी सबको अदर एक्सपेंसेस के अंदर कंसीडर किया गया है, राइट। और अदर एक्सपेंसेस का मतलब भी यही रखा गया है, कहता है जी कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू एन अंडरटेकिंग, जैसे मार्केटिंग की सर्विसेज है, लीगल सर्विसेज है, जो भी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, मार्केटिंग के अंदर है, राइट। एंड द नोशनल कॉस्ट ऑफ द यूज ऑफ ओन्ड एसेट्स, जैसे कैपिटल की कॉस्ट हम लेके चलते हैं, राइट। तो सबको अदर कॉस्ट में, तो सारी कॉस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट जिसे हम बेसिकली कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, और अदर एक्सपेंसेस जो मेनली इनडायरेक्ट होते हैं लेकिन डायरेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर फूड के केस में देखें तो गैस क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट। अगर मशीन से कोई चीज प्रोड्यूस की जा रही है तो उस मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन वहीं पर जो बल्ब जल रहे हैं, जो ट्यूबलाइट्स चल रही है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है जी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द मार्जिनल कॉस्टिंग, राइट। और आगे जितना भी इस चैप्टर के अंदर है वो मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड ही दे रखा है। मार्जिनल कॉस्टिंग है, ब्रेक इवन एनालिसिस है, उसके अलावा जी हमारे पास ब्रेक इवन चार्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस दे रखा है, सारा उसी से रिलेटेड है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है। चलिए जी, टेक केयर।